तारीख थी 23 मार्च 1931। ब्रिटिश शासन की ओर से ये फैसला हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही फांसी होनी है। इस फैसले को सुनकर जेल के सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वे तीनों इस बात पर खुश थे कि वे देश के लिए शहीद हो रहे हैं। जब उन्हें फांसी के स्थान पर ले जाया जा रहा था, तब वे शान से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके नारों की आवाज़ लाहौर के सेंट्रल जेल में गूंज रही थी। सेंट्रल जेल के सारे कैदियों में उनके नारों की आवाज़ से एक जोश सा भर गया और वे भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद उन तीनों देशभक्तों को फांसी दे दी गई और ये तीनों देशभक्त फांसी के तख्ते पर खुशी से झूल गए। लेकिन इन तीनों की शहादत ने पूरे भारत के युवाओं में क्रांति की आग भड़का दी। सभी ने यही मान लिया कि उन्होंने देश के 3 रत्नों को खो दिया। उस समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी एक बड़ा रोल निभा रहे थे, लेकिन भगत सिंह की फांसी के बाद लोगों ने गांधी को दोषी ठहराया। लोगों को ऐसा लगता था कि जिस गांधी ने अंग्रेज़ों के कड़े कानून वापस लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया, वे भगत सिंह की फांसी को भी रोक लेंगे। लेकिन जब भगत सिंह को फांसी हुई तो लोगों ने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और गांधी गो बैक के नारे लगाकर पूरी तरह से उनका विरोध किया। शुरुआती दिनों में तो भगत सिंह भी महात्मा गांधी के समर्थक थे, लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह इसके विरोध में थे और यहीं से भगत सिंह महात्मा गांधी के विचारों के कड़े विरोधी बन गए। अब दोनों की मंशा भारत की आज़ादी ही थी, मगर रास्ते अलग अलग थे। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में अनेकों प्रदर्शन हुए। इस विरोध में भगत सिंह भी शामिल थे। इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने बढ़ते प्रदर्शन को देखकर लोगों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस वजह से भगत सिंह को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। इसके बाद उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बना ली, जिसके बाद 17 दिसंबर 1928 को कोतवाली के बाहर भगत सिंह और राजगुरु इस प्रकार टहलने लगे जिससे कि किसी को उन पर शक ना हो। उनके साथी जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर इस तरह से बैठ गए जैसे कि उनकी साइकिल खराब हो गई हो। चंद्रशेखर आज़ाद पास के स्कूल के पीछे छिपकर रक्षक का काम कर रहे थे। करीब 4:15 बजे कोतवाली से एएसपी सॉन्डर्स बाहर निकला। तुरंत ही राजगुरु ने उसके सिर पर गोली मारी। इसके तुरंत बाद भगत सिंह ने भी उस पर 3-4 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला उन्होंने ले लिया। भगत सिंह और उनके साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। इसके बाद भी भगत सिंह अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान थे। अब उन्होंने कुछ ऐसा करने का उपाय सोचा जिससे कि उनकी आवाज़ अंग्रेज़ों तक पहुँचे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का उपाय किया, जिसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को दोनों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और वहां से भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी। उस वक्त भगत सिंह के पास उनकी बंदूक भी थी, जिससे ये साबित हो गया कि सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह का भी हाथ था। जिसके बाद सॉन्डर्स की हत्या में शामिल बाकी 15 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से कुछ सरकारी गवाह बन गए और उनकी गवाही पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बाकियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह को ऐसा क्रांतिकारी माना जाता है जिन्होंने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। भगत सिंह के पिता ने जब अंग्रेजी वायसराय को पत्र लिखकर ये कहा कि सॉन्डर्स की हत्या के वक्त भगत सिंह लाहौर में नहीं थे, तब भगत सिंह ने इस बात का विरोध किया और पत्र को खारिज करवा दिया। अब बात करते हैं कि आखिर महात्मा गांधी और बाकी नेताओं ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो इसके बारे में पता चलता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसराय के सामने अपील की और कहा कि भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं कि 18 फरवरी को महात्मा गांधी जब वायसराय से मिले, तब उन्होंने फांसी की तारीख को तत्काल के लिए टालने की अपील की, लेकिन फांसी की तारीख 24 मार्च को तय हो गई थी। इसके बाद 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने इरविन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वे समझौते पर हस्ताक्षर तब करेंगे जब सभी कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
लेकिन इरविन ने केवल राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को ही रिहा करने को कहा। क्रांतिकारी गतिविधि के लोगों को रिहा करने के लिए नहीं कहा गया। गांधी के अनुसार उन्होंने 19 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च को भी वायसराय इरविन से अनुरोध किया था कि वे भगत सिंह की फांसी को टाल दें, लेकिन इरविन नहीं माने। गांधी जी ने कहा कि 23 मार्च को उन्होंने अंग्रेज़ों को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों पर फांसी टालने के लिए दबाव भी डाला था, मगर अंग्रेज़ों को चिट्ठी मिलने से पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फांसी की तारीख 24 मार्च तय हुई थी, लेकिन 23 मार्च को फांसी इसलिए दे दी गई क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि फांसी के वक्त जेल के बाहर विरोध में लोग हिंसा की सारी हदें पार कर देंगे और जिस वजह से उन्हें फांसी रोकनी पड़ेगी, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने गुप्त तरीके से फांसी की तारीख एक दिन पहले तय कर दी। 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी के बाद 24 मार्च को महात्मा गांधी का लोगों ने भयंकर विरोध किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रोका, तब गांधी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, जितना हो सकता था मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी कि अगर गांधी पूरी तरह से अड़ जाते तो भगत सिंह की फांसी जरूर रुक जाती। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। भले ही भगत सिंह 23 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।